Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about question hour in the parliament, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले देखते हैं व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जो वर्किंग आवर्स होता है दैट इज़ फ्रॉम 11 AM to 5 PM फॉर राज्यसभा एंड इट इज़ फ्रॉम 11 AM to 6 PM फॉर लोकसभा. इसका जो पहला सेशन होता है चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो 11 बजे से लेकर के 12 PM तक, दिस इज़ नोन एज क्वेश्चन आवर. और इसमें अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. विल सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. उनके बारे में हम अलग से देखेंगे. उसके अलावा आप देखिए 12 PM to 1 PM जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 0 आवर. फिर 1 PM to 2 PM का जो टाइम होता है वो लंच रिसेस होता है. फिर 2 PM to 6 PM इन लोकसभा एंड 2 PM to 5 PM इन राज्यसभा. इसको कहा जाता है बिजनेस आवर्स. इसमें अलग अलग कानून पास किए जाते हैं, अलग अलग मोशंस पास किए जाते हैं. बजट भी इसी में पास किया जाता है अगर बजट सेशन हो तो. अगर क्वेश्चन आवर की बात की जाए तो क्वेश्चन आवर में जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब ओरल तरीके से दिया जाना चाहिए, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. मतलब आपसे एक बार सवाल पूछा जाएगा किसी भी मिनिस्टर से, और अगर वो जो जवाब देते हैं उसके बाद कुछ और सप्लीमेंट्री सवाल पूछे जा सकते हैं. स्टार्ड क्वेश्चंस के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस एडवांस में दिया जाना चाहिए. उसके अलावा होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन जिसका जवाब मिनिस्टर्स रिटन फॉर्म में देते हैं. इसको भी कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि वो मिनिस्टर्स इसके लिए जवाब प्रिपेयर कर पाएँ. उसके अलावा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जिसको 10 दिन के अंदर इट इज़ आस्क्ड बाय गिविंग नोटिस लेस देन 10 days, और इसका जवाब ओरली देते हैं मिनिस्टर्स. तो ये तो हो गया क्वेश्चन आवर की बात. उसके अलावा जो 0 आवर का जो टाइम होता है वो आप समझिए कि एक इनफॉर्मल सेशन है. ये फॉर्मली किसी ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना लोकसभा या राज्यसभा के रूल बुक में ऐसी कुछ बातें लिखी गई कि 0 आवर में ऐसी बातें होनी चाहिए. बट 0 आवर में होता क्या है कि नॉर्मली जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से कि सर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे यहाँ ऐसी कुछ बात हो रही है. सो 0 आवर एक इनफॉर्मल मेजर्स की तरह या इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की तरह डेवलप हो गया है. एज आई सेड इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर in the rule book of the parliament. It is an Indian innovation and it is practiced in an informal manner जहाँ पे members of the parliament सवाल पूछते हैं इनफॉर्मल तरीके से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के टू द मिनिस्टर्स. अभी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये क्वेश्चन आवर हाल फिलहाल में न्यूज़ में था. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, खासकर जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके ज़्यादातर सवाल जो हैं वो डिसअलाउ किए जा रहे हैं, वो लिए नहीं जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं द मिनिस्टर्स. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस passed by the opposition members of the parliament is being disallowed, ऐसा उनका एलिगेशन है. तो अब जरा देखते हैं कि कैसे जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो अलाउ किए जाते हैं या डिसअलाउ किए जाते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि इन बोथ हाउसेज जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो मेंबर चुन करके जाते हैं, दे एंजॉय द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस मिनिस्टर्स. अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग डिपार्टमेंट से वो सवाल पूछ सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. अब वो सवाल जब पूछते हैं तो उनको अपना सवाल लिख करके जमा करना होता है, और जो वो सवाल जमा करते हैं कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से ये जानना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ये जानना चाहता हूँ, वो सारे के सारे सवाल अलाउ किए जाएं और पूछे जाएं फ्रॉम द मिनिस्टर, ये कोई ज़रूरी नहीं है. द राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा में द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि विच क्वेश्चन विल बी एडमिटेड एंड विच क्वेश्चन विल बी डिसअलाउड. जनरली ज़्यादातर सवाल जो हैं वो एडमिट कर लिए जाते हैं, कुछ कम ही सवाल डिसअलाउ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल दोज मैटर विच आर सब जुडिस मतलब जो मामला कोर्ट के अंदर है, जिस मामलों पे कोर्ट में कुछ सुनवाई चल रही है किसी भी कोर्ट में, या फिर इफ़ इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो उस केस में फिर उनसे रिलेटेड जो सवाल हैं वो स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में वैसे सवालों को डिसअलाउ करते हैं. अदरवाइज़
डिसअलाउ करना जो प्रोसेस है वो इट इज़ यूज्ड वेरी रेयरली अभी तक तो, लेकिन हाल फिलहाल में इसके यूजेस काफ़ी बढ़ गए हैं। कई सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशली बाय द अपोजिशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा उनका कहना है कि ज़्यादातर उनके सवाल डिसअलाउ कर दिए गए हैं। तो इसी पे फिर अपोजिशन पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शशि थरूर साहब, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। उनका कहना है कि क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और अगर हमें सवाल नहीं पूछने दिया जाए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अगर डिसअलाउ कर दिए जाए तो इट इज़ लाइक किलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन आवर से रिलेटेड कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पीटी में काम आ सकता है, उनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आवर इज़ अलाउड इन बोथ हाउसेज, या क्वेश्चन आवर इज़ प्रैक्टिस्ड इन बोथ हाउसेज ऑन ऑल डे ऑफ द सेशन। हर दिन क्वेश्चन आवर होता है एक्सेप्ट फॉर 2 डेज़, पूरे सालों भर में क्वेश्चन आवर होता है एक्सेप्ट फॉर 2 डेज़। पहला दिन वो जब प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता है। दूसरा, क्वेश्चन आवर इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन द डे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट। तो इन 2 दिनों पे जब प्रेसिडेंट पूरे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट रखते हैं, उन 2 दिनों पे क्वेश्चन आवर नहीं होता। अदरवाइज बाकी हर दिन क्वेश्चन आवर्स लिए जाते हैं। एक और बात आपको जाननी है कि जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, बस ऐसा कोई नियम नहीं है। नॉर्मली सवाल मिनिस्टर से पूछे जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं दैट अलाउज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो। तो जनरली सवाल मिनिस्टर से पूछे जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एमपी से भी सवाल, जो मिनिस्टर नहीं है उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। और एक और बात आपको फैक्चुअल जाननी चाहिए कि ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट तो क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड। इट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन ऑफ 1962 बिकॉज ऑफ साइनो इंडिया वॉर। तो इंडिया चाइना की जो वॉर हुई थी 1962 में, उसी टाइम में बस विंटर सेशन में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था। अदरवाइज कभी भी क्वेश्चन आवर को उसके अलावा सस्पेंड नहीं किया गया है। 0 आवर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट्स एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन and this does not find any mention in any rules of the procedure. The concept of 0 hour started in the first decade of Indian Parliament, पहले जो 1950s में स्टार्ट हुआ, जो आज तक चल रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next start question from international segment. It is about 50 years of 1971 Indo-Pak war, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए कॉन्टेक्स्ट देखते हैं पहले इस आर्टिकल का। इंडिया और पाकिस्तान के 1971 वॉर के 50 साल पूरे हो गए हैं। इनफैक्ट ये वॉर 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था, यानी कि कल का दिन 3 दिसंबर 2021 के एग्जैक्टली इस वॉर के शुरू हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। हुआ क्या, कैसे ये वॉर शुरू हुआ वो भी ज़रा समझिए। पाकिस्तान की पहले एयरफोर्स ने हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, गुजरात और पंजाब बॉर्डर पे एयर फायरिंग की। पहले से तो काफ़ी टेंशन्स चल ही रहे थे, ईस्टर्न पाकिस्तान में तो टेंशन्स चल ही रहे थे। वहाँ पे जो वेस्टर्न पाकिस्तान की आर्मी है ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ कर रही थी। कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे बॉर्डर स्टेट्स में से आसाम में या वेस्ट बंगाल में इलीगल तरीके से घुस रहे थे। इंडिया के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हो रहा था। इंडिया के अंदर ओवरऑल डेमोग्राफिक चेंजेस देखे जा रहे थे इन द बॉर्डर स्टेट्स। ये सब तो चल ही रहा था, तो दोनों देशों के बीच में टेंशन्स बिल्ड हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अल्टीमेटली दिस टेंशन लेड टू बिगिनिंग ऑफ ए वॉर ऑन 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक किया। और उसके बाद दिस वाज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 में, दूसरा 1965 में और तीसरा इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में। ये तीसरा वॉर शुरू हुआ और अल्टीमेटली ये वॉर पाकिस्तान की हार के साथ ख़त्म हुआ, आपको पता है। एंड इट लेड टू पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इनटू 2 पार्ट्स एंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू कंट्री बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बर्थ की कहानी ज़रा देखते हैं, हाउ बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड एज ए न्यू कंट्री। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, इसी को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी 1971 में। देखिए हुआ क्या कि अगर आप पाकिस्तान को देखें,
राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के दो टेरिटरीज थे, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या वेस्टर्न पाकिस्तान के टाइम अभी भी जो लोग हैं वहाँ पे, वो लोग जो है मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स, जबकि ईस्टर्न पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं दे आर बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। तो दोनों के अंदर कल्चरल डिफरेंस है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। कल्चर अलग अलग है, और क्योंकि इनका बंगाली कल्चर है, इनका थोड़ा सा पंजाबी पश्तून कल्चर है, और लैंग्वेज भी अलग अलग है। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे दे वेर रिलेटिवली मोर इन्फ्लुएंशियल। तो ओवरऑल जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं उनका ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे ज़्यादा कंट्रोल रहता था, और ये लोग डोमिनेट रहते थे इन द डिफरेंट फील्ड्स में, इट बी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फील्ड। लेकिन फिर हुआ क्या, धीरे धीरे जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं ये प्रोटेस्ट करने लगे। दे स्टार्टेड टू असर्ट फॉर देयर ओन ऑटोनोमी कि भाई हमारे डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए, हमारे डेवलपमेंट, हमारे इंटरेस्ट पे भी ध्यान दिया जाए। और फिर धीरे धीरे कि यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट का माहौल क्रिएट होने लगा, क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था, यानी कि जो बंगाली बोलने वाले पाकिस्तान के लोग, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को लग रहा था कि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके डेवलपमेंटल नीड्स को नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके सोशल इकोनॉमिक नीड्स को नेगलेक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर रहा है। उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, मुक्ति बाहिनी, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रही थी। दे वर डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी फ्रॉम वेस्टर्न पाकिस्तान। और फिर वेस्टर्न पाकिस्तान से एक ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट में क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी स्टार्टेड ए क्रैकडाउन ऑन द मेंबर्स ऑफ मुक्ति बाहिनी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया ऑन 25 मार्च 1971, जिसमें यहाँ के मुक्ति बाहिनी के जो लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया, उनको कैप्चर किया गया, जेल भेजा गया, एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस की गई। बट इस चक्कर में बहुत सारे कोलैटरल डैमेज भी हुए। बहुत सारे जो सिविलियन थे, बहुत सारे जो इनोसेंट सिविलियंस थे उनके खिलाफ भी यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई। पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत मास लेवल पे यहाँ पे एट्रोसिटीज़ और मैसेकर किए, जिस कारण से बहुत सारे यहाँ के जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, यानी कि जो उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने अपना अपना एरिया छोड़ करके इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में घुसना शुरू कर दिया, जैसे कि आसाम या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसी कारण से ये जो यहाँ पे एनआरसी को अपडेट करने का जो डेट लिया गया, कट ऑफ डेट, दैट वाज 25 मार्च 1971, यही कारण है। क्योंकि 24 मार्च 1971 मिडनाइट जो कट ऑफ डेट लिया गया, यही कारण है क्योंकि इसी टाइम से ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया था। तो इसी के बाद से बहुत ज़्यादा मास इन्फ्लक्स ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान पीपल स्टार्टेड इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि अब इन 1971 अबाउट 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ के आसपास के रेफ्यूजीज क्रॉस द बॉर्डर एंड दे एंटर्ड इनटू इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन रिपोर्ट। और इसके बाद इंडिया के अंदर एक तरह के रिफ्यूजी प्रॉब्लम शुरू होने लगी। इंडिया की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उसकी डेमोग्राफी बदलने लगी। मतलब यहाँ पे लोगों का आप समझिए कि ओवरऑल रिलीजियस जो ओवरऑल कंपोजिशन था वो बदलने लगा। और इसी कारण से उस टाइम की जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो इस रेफ्यूजी क्राइसिस को ख़त्म करना चाहती थी। And that is why Indian Army was asked to now be ready in order to control Pakistani Army, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ एट्रोसिटीज़ कर रही है, लोगों को हरास कर रही है, और लोग फिर घुस करके इंडिया में घुसे जा रहे हैं। एंड इंडिया वाज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू इनिशिएट ऑन एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना या पाकिस्तानी आर्मी को रोकना इतना आसान नहीं था। चैलेंज पाकिस्तान कम था, बाकी कंट्री ज़्यादा थे। पाकिस्तान को तो हमने 2 बार पहले भी पीटा था, 1947 में और 1965 में। तो पाकिस्तानी आर्मी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं थी। लेकिन देयर वर डिफरेंट चैलेंजेज इन द फॉर्म ऑफ यूएस एंड चाइना। यू सी कि वो जो टाइम था पूरे दुनिया भर में कोल्ड वॉर का टाइम था, और कोल्ड वॉर में पाकिस्तान हैड ज्वाइंड यूएस ब्लॉक, और यूएस का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को था। और चाइना, वैसे तो चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन चाइना हैड क्रिएटेड सम डिफरेंसेस अगेंस्ट रसिया सिंस 1964। और इस कारण से धीरे धीरे चाइना जो है कोल्ड वॉर के टाइम में इट बिकेम मोर एंड मोर प्रो यूएस प्रो पाकिस्तान। तो चाइना और यूएस दोनों का ही सपोर्ट था पाकिस्तान को। तो एक तरफ से चाइना सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ से यूएस सपोर्ट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ था। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया क्या बिगाड़ लेगा उसका। और
अब इंदिरा गांधी के सामने यही चैलेंज था। इंदिरा गांधी के सामने पाकिस्तान चैलेंज नहीं था। हम तो आराम से यहाँ भेज करके अपनी आर्मी को यहाँ भेज करके पाकिस्तानी आर्मी को चुप करा सकते थे, लेकिन चैलेंज थे ये दोनों, चाइना और यूएस, जिनका पूरा पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को था। फिर उस टाइम में इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही फाइन डिप्लोमेसी दिखाई, बहुत सूझबूझ से उन्होंने पूरी प्लानिंग की। ये ऑपरेशन सर्च लाइट तो मार्च में ही शुरू हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वेट किया टिल दिसंबर। उस प्रोसेस में, उस बीच में उन्होंने दो मेन डिसीजंस लिए। एक तो यूएस के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए, अमेरिका के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए उन्होंने यूएसएसआर के साथ, जो उस टाइम का दूसरा ब्लॉक था कोल्ड वॉर के टाइम में, यूएसएसआर, उसके साथ हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। एक्चुअली फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज साइंड विद रशिया इन 1971 एंड दैट वाज डन मेनली टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस, ताकि हम एक बार जब यूएसएसआर ब्लॉक के साथ हमने फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन कर लिया तो नेचुरली हमें यूएस को हम काउंटर करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर ब्रिटेन, उसके साथ हमारे संबंध अच्छे थे बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल लीगेसी। तो हमने ब्रिटेन की मदद से, फ्रांस की मदद से यूएस के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिलवाया कि जब हम पाकिस्तान के अंदर इंटर करेंगे इन द ईस्ट पाकिस्तान, तो उस टाइम में यूएस इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी ने अपनी पूरी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। एक तरफ तो यूएसएसआर के साथ अग्रीमेंट साइन किया ताकि यूएस को काउंटर किया जा सके, दूसरा अपने जो भी दोस्त थे यूरोप के अंदर, ब्रिटेन या फ्रांस, उनकी मदद से यूएस के ऊपर थोड़े से ये लगाए, उनको इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश की कि प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इनटू मैटर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरी तरफ चाइना का खतरा था। चाइना के खतरे को कम करने के लिए, टालने के लिए इंडिया ने बहुत अच्छी प्लानिंग की। इंडिया ने जानबूझ करके दिसंबर तक वेट किया। दिसंबर तक वेट करने से क्या हुआ वो जरा देखिए। इंडिया ने दो अप्रोचेज लिए इनफैक्ट, देखिए एक एक करके। हमने तो रसिया के साथ दोस्ती कर ली थी, तो फिर रसिया ने क्या किया कि ये जो रसिया चाइना बॉर्डर है वहाँ पे वो अपने सोल्जर्स बढ़ाने लगा। तो यहाँ पे वो अपने जब रसिया फोर्स मोबिलाइजेशन करने लगा इस रीजन में, तो चाइना को मजबूरी में अपने जो सोल्जर्स थे जो इंडिया बॉर्डर पे लगे हुए थे उनको इधर भेजना पड़ा, चाइनीज़ सोल्जर्स को रसियन बॉर्डर पे भेजना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो सोल्जर्स थे, चाइनीज़ सोल्जर्स, उनकी संख्या थोड़ी कम हुई। तो रसिया ने हमारी यहाँ मदद की, उसने यहाँ पे थोड़ी बहुत फायरिंग की, अपने सोल्जर्स बढ़ाए ताकि चाइनीज़ सोल्जर्स को यहाँ से यहाँ मोबिलाइज़ किया जा सके। बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर्स जब इंडिया चाइना बॉर्डर से मोबिलाइज़ करके रसिया चाइना बॉर्डर पे भेज दिए गए। दूसरा, इंडिया ने वेट किया टिल दिसंबर। दिसंबर तक वेट करने के पीछे कारण ये था कि दिसंबर में इस एरिया में बहुत ज़्यादा आइस फॉल होता है, स्नोफॉल होता है, आई एम सो सॉरी। और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण क्या होता है कि फिर ये एरिया पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है, और उस केस में चाइना के अटैक का खतरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया था हमारे लिए। तो ये इंडिया के लिए बढ़िया मौका था। और फिर 3 दिसंबर को हमारी आर्मी घुसी ईस्ट पाकिस्तान में, और उस टाइम तक हमने यूएस को कंट्रोल कर लिया था थ्रू यूएसएसआर एंड आर अलायंसेस और आर कनेक्शंस ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो यूएस को कंट्रोल कर लिया था। चाइना को कंट्रोल करने के लिए रसिया ने हमारी मदद की, और बाकी हमने स्नोफॉल का मदद लिया। और फिर हुआ बर्थ ऑफ बांग्लादेश। हमारी आर्मी घुसी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, पाकिस्तान को हराना हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। 3 दिसंबर को हम घुसे और 16 दिसंबर तक, यानी कि मात्र 13 दिन में पाकिस्तानी आर्मी को हमने सरेंडर करा दिया। और फिर हमारी आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ। ये हैं ए नियाजी। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया इन फ्रंट ऑफ इंडियाज लेफ्टिनेंट जनरल जीएस अरोड़ा साहब। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी, 13 दिन में पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर गई, और इंडिया ने ये वॉर जीत लिया, और एक नया कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया। सो दिस वाज इंडियाज, हार्डली इट टुक 13 डेज इंडिया का ओवरऑल मिलिट्री माइट। 13 दिन में, जब से ही हमने चाइना को और यूएस को रेगुलेट किया, 13 दिन में हमने पाकिस्तानी आर्मी से सरेंडर करा दिया। 3 दिसंबर टू 16 दिसंबर, इस वॉर के 50 ईयर्स पूरे हो गए हैं। और इसी के साथ ही साथ हमने पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए। पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स को हमने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को बुलाया गया अगले साल 1972 में सिमला एग्रीमेंट के लिए कि आओ बैठ करके बातचीत करते हैं।
आओ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, देखो हमने डिक्लेयर कर दिया था बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने तो माना नहीं था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो फिर इंडिया ने बुलाया पाकिस्तान को फॉर शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सी मेट विथ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन जुलाई 1972, और इसमें फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुई, शिमला एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें इंडिया ने कहा कि हम तुम्हारे 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ कंडीशंस मानने होंगे। पहला कंडीशन, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि बांग्लादेश जो अभी तक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, नाउ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान ने वो बात मानी। इट गेव डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके अलावा इंडिया ने ये भी मनवाया कि आगे से अगर कोई भी बाईलैटरल इश्यूज़ होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यानी कि इंडिया और हमारे और तुम्हारे बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो दैट विल बी रिजॉल्व्ड बाईलैटरली, यानी कि हमारे तुम्हारे बीच में ही वो रिजॉल्व होगा। इस मामले को इंटरनेशनल फॉरम्स में नहीं ले जाना है, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था। 1947 में जो मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया वो बहुत हद तक पॉलिटिसाइज हो गया। इंडिया had एक्सपेक्टेड कि ये मामला POK का जो मामला है वो आराम से रिजॉल्व हो जाएगा UNSC में, लेकिन वो मामला पॉलिटिसाइज हो गया। तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट में इंडिया ने कहा कि आज से ये कोई भी हमारे बीच के डिस्प्यूट होगा दैट विल बी रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। और उसके अलावा एक और डिसीजन लिया गया शिमला एग्रीमेंट में कि फ्रॉम नाउ ऑन द लाइन बिटवीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड रिमेनिंग रीजन ऑफ इंडियन ऑफ कश्मीर, वैसे तो ये पूरा कश्मीर हमारा ही है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी के लिए तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो ये जो लाइन है उस टाइम तक कहा जाता था सीज़ फायर लाइन। उस सीज़ फायर लाइन का नाम चेंज करके हमने कह दिया लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज़ फायर लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल में बस टेम्पोररी एक छोटा सा अंतर है। सीज़ फायर का मतलब होता है कि वॉर चल रही है, बस शॉर्ट टाइम के लिए रोका गया है। सीज़ फायर सिंपली मीन्स टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ वॉर। तो इस लाइन को 1947 से लेकर के 1972 शिमला एग्रीमेंट तक कहा जाता था सीज़ फायर लाइन, कि भाई लड़ाई चल रही है लेकिन अभी के लिए रोका गया है, कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ने इस शिमला एग्रीमेंट के बाद कहा कि ये सीज़ फायर लाइन नहीं होगी, कही जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका इंडिकेशन है, इसका टेक्निकल मतलब है कि नाउ वॉर इज़ ओवर, अब आगे जो भी मामला है वो हम लोग बातचीत से सुलझाएंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो न्यूज़ है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा के अंदर टोटल 19 नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन उनमें से 2 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। पहली है त्रिपुरीज जिनकी पॉपुलेशन लगभग 5.92 लाख है, और दूसरे हैं रियांग्स जिनकी पॉपुलेशन है 1.88 लाख। ये दोनों ट्राइब्स बहुत ही डोमिनेंट हैं, मेजर ट्राइब्स हैं त्रिपुरा के। अभी किया हुआ है कि त्रिपुरा के बाकी जो 17 ट्राइब्स के लोग हैं उन्होंने मिल करके आपस में, जो बाकी के माइनर ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने आपस में मिल करके एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी है, त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी। वैसे कोई नई पार्टी नहीं है, पुरानी पार्टी है, त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी। जो वहाँ के बाकी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने मिल करके ये त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। और हाल फिलहाल में न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जो त्रिपुरा मोथा पॉलिटिकल पार्टी है, जो बाकी सारे जो वहाँ के नॉन डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स की पार्टी है, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि इन सारे जो नॉन डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके लिए एक स्पेशल स्टेट बना करके दिया जाए आउट ऑफ त्रिपुरा। तो देखिए ये जो आप लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं ये एरिया, दिस इज़ द प्रपोज त्रिपुरा लैंड जो इन नॉन डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स ने डिमांड किया है। तो ज़्यादातर जो त्रिपुरीज हैं या फिर रियांग्स जो हैं वो इन एरियाज़ में रहते हैं जो ये डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जबकि लेस ग्रीन कलर से आप कहिए या लाइट ग्रीन कलर से जो दिखाया जा रहा है, इस एरिया को ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो नॉर्मल जो नॉन डोमिनेंट ट्राइबल्स हैं उनके लिए स्पेशल स्टेट बना दिया जाए, जिसका नाम वो लोग रखना चाहते हैं त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इनका कहना है कि अगर हमें त्रिपुरीज के साथ या रियांग्स के साथ रखा गया तो हमारे सर्वाइवल पे खतरा है, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे खतरा है। सो दिस इज़ अ डिमांड फॉर क्रिएटिंग ए सेपरेट स्टेट। कैसे बिहार के से झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, वैसे ही देयर इज ए डिमांड टू क्रिएट ए सेपरेट स्टेट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आउट ऑफ त्रिपुरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है,
कोई नया स्टेट बनाने के लिए वो भी ज़रा देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में तो प्रोविज़न लिखा गया है कि कोई भी एक नया स्टेट इंक्लूड किया जा सकता है, कोई भी नई टेरिटरी इंक्लूड की जा सकती है इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए न्यू स्टेट। ये बात तो आर्टिकल 2 में लिखी गई है। लेकिन आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, नए स्टेट्स बनाए जा सकते हैं बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, उसके नाम बदले जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 3। और इसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी ज़रा समझिए। आर्टिकल 3 में जैसे कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो बात की जा रही है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने के लिए जो प्रोसेस, अगर इसको बनाया गया तो जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा आर्टिकल 3 में दिया हुआ प्रोसेस। इसके लिए कैसा है कि एक बिल होता है, द बिल विल बी सेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा। दिस बिल विल बी सेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा। और जो त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपना ओपिनियन देगी विद इन 6 months और या फिर एनी स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इस त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक बिल भेजेंगे, वो बिल के ऊपर ये अपना ओपिनियन देंगे इन स्पेसिफाइड पीरियड, जनरली 6 months का होता है। और उसके बाद ये बिल लिया जाएगा इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट अगर वो बिल को पास कर देती है बाय सिंपल मेजॉरिटी तो फिर एक नया स्टेट बनाया जा सकता है नोन एज त्रिपुरा लैंड। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि ये बिल जो भेजा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये बिल में सिर्फ उनका ओपिनियन जाना जाता है, लेकिन ये बिल पे उनका जो भी ओपिनियन है दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट। तो याद नहीं कि मान लीजिए कि अगर ये लोग कहते भी हैं त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली कि नहीं हमें अलग नहीं चाहिए, अलग स्टेट नहीं बनाना है त्रिपुरा लैंड, बट फिर भी पार्लियामेंट कानून बना करके एंड दैट टू बाय सिंपल मेजॉरिटी कानून बना करके एक अलग से स्टेट बना सकती है नेम्ड त्रिपुरा लैंड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें एक भारत सरकार की स्कीम के बारे में समझना होगा, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है दैट वाज इनिशिएटेड बाय द यूनियन कैबिनेट इन दिस ईयर इटसेल्फ, जुलाई 2021। तो ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम स्टार्ट किया गया। इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी हमारे यहाँ के डिस्कॉम्स हैं, पावर डिस्कॉम्स मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी। डिस्कॉम्स का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनियां जैसे APDCL वगैरह, इन सब की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, इनको और इफेक्टिव तरीके से रन करने में मदद की जाए ताकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएँ और इफ़िशिएंट तरीके से ये पावर सप्लाई इंश्योर करा पाएँ। तो जो भी पावर डिस्कॉम्स हैं एक्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर पावर डिस्कॉम्स, उन सबको स्ट्रेंथन करने का ऑब्जेक्टिव है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में। तो ये रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत अभी ये करंट न्यूज़ है, अंडर एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें पावर डिस्कॉम्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत अब असम सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 5000 किलोमीटर की हाई टेंशन पावर लाइन लगाएंगे और लगभग 60 लाख स्मार्ट मीटर्स हमारे स्टेट असम के अंदर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर्स, आई होप अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा इस तरह के स्मार्ट मीटर्स होते हैं, और अब बाकी सारे जगहों पे अभी कहीं लगे हैं कहीं नहीं लगे हैं। गुवाहाटी में तो आई थिंक कि हर जगह लग गया है। स्मार्ट मीटर में कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कितना पावर कंज्यूम हुआ, कितना वोल्टेज है, इनफैक्ट वो तो डेट भी बताता है, टाइम भी बताता है, कितना करंट पास हो रहा है, ये सब कुछ बताता है वो। उसके अलावा कितना बैलेंस बाकी है, क्योंकि प्रीपेड मीटर्स होते हैं, कब आपको रिचार्ज कर लेना चाहिए, सब कुछ बताता है, सो दैट देयर इज ए ग्रेटर क्लैरिटी टू द कंजम्पशन रिगार्डिंग कंजम्पशन टू द कस्टमर। तो ये होता है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जो है इट इज़ बीइंग installed across different households in our country under Smart Meter National Program, और Smart Meter National Program is being implemented by Energy Efficiency Service Limited, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश के अंदर जो पावर है उसका ज़्यादा एफिशिएंट यूज को प्रमोट करे। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंडियन स्ट्रेटजी रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। रिसेंटली इंडिया वेंट फॉर अ स्वैप एग्रीमेंट विथ with Sri Lanka, so the correct answer is option D. And Hornbill festival is celebrated in Nagaland to pay tribute to Hornbill bird. Absolutely correct, but Hornbill bird is not a state bird of Nagaland. It is Blythe tragopan. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.